इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास, स्टेबिलिटी, स्केलर्स, वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ। सेंटर ऑफ मास इस तरह से होता है कि अपवर्ड फोर्स, देखें कि ये एक रूलर है जो कि ऊपर हैंग है, तो उसके पास अपवर्ड फोर्स है रूलर के ऊपर, और जिस पॉइंट के ऊपर हमने इसको सस्पेंड किया है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ मास है। इस पॉइंट को हम सस्पेंशन पॉइंट कहते हैं, यानी कि वो पॉइंट जिस पे हमने उसको लटकाया है। सस्पेंशन पॉइंट को हम जाहिर कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी के साथ, और यहाँ मुख्तलिफ लॉट्स ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स और एक्सर्टिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द पॉइंट जी। इस पॉइंट जी के इस तरफ भी और इस पॉइंट जी के इस तरफ भी, दोनों साइड मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं टाइनी जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों साइडों पर एग्जर्ट हो रही है वो बराबर है। अगर इस तरफ की ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाती तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, अगर इस तरफ की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाती तो फिर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता। ये एक ही जगह रूलर खड़ा है, इट मीन्स के इस तरफ की ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इस तरफ की जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, यानी दोनों साइड्स की जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो आपस में बराबर हैं। तो जो रूलर है इसी वजह से अभी बैलेंस है, यानी कि इक्विलिब्रियम में पोजीशन में है। अब ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सारी की सारी इस जी पॉइंट के हिसाब से, या जी पॉइंट पर वो जो जी है वो एक रिजल्टेंट फोर्स है और वो वेट कहलाया जाता है इस पूरे बॉडी का। अब ये जो जी पॉइंट है हम इसको सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, यानी कि पूरे मास का यहाँ सेंटर है, और हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, यानी कि पूरे मास की, यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो इस पॉइंट पर होगी और सेंटर ऑफ मास भी इस पॉइंट के ऊपर होगा। हर ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा होता है जिसके ऊपर वो बैलेंस हो सकता है। So how we can find the center of mass or the center of gravity for an irregular shaped object? ये तो था रेगुलर, हम देख सकते थे कि यहाँ से भी 5 मीटर है, यहाँ से भी 5 मीटर है, तो बीच में जो है हम इसको हैंग करेंगे या इसको रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस किस्म का कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास किस तरह से फाइंड करें? इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने एक चीज़ लेनी है जिससे आपने उसको लटकाना है, उसमें रस्सी लगा के, कार्ड लगा के उसको आपने कार्ड के साथ फ्रीली रखना है, स्विंग करना है। फिर वो जिस पॉइंट पर वो खड़ा हो जाए वहाँ से लेकर वहाँ तक आपने फिर उसकी जो है वो लाइन लगानी है। फिर उसके बाद ये साइड जब पूरी हो जाए तो फिर आपने यहाँ दूसरी साइड से आपने उसको लटकना है। जब आपने दूसरी साइड से उसको लटकाया तो ये इस तरफ आया, तीसरी साइड से लटकाया तो ये यहाँ खड़ा हो गया, चौथी साइड से लटकाया तो आप इस तरह से, मतलब आपके पास मुख्तलिफ जो है वो आ रही हैं। अब ये लाइन आपको सीधी किस तरह आप कर सकेंगे? वो इस तरह से कि आप इसके साथ साथ एक प्लम लाइन भी जो है वो रिपीट करते जाएंगे, इसके साथ साथ ये एक मास या एक अटैच करेंगे इसके साथ रस्सी के साथ, ताकि वो रस्सी जब सीधी होगी तो उसके साथ आप सीधी लाइन बना सकें। तो रिपीट यूजिंग अ प्लम लाइन एंड वेयर एवर द लाइन क्रॉसेस, जहाँ जहाँ भी लाइन क्रॉस होगी वहाँ वहाँ आप जो है सेंटर ऑफ मास लगाते जाएं। तो इस हिसाब से हम इसकी जो जिस पॉइंट पर ये सारी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास है, या ये जो पॉइंट होगी आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाई जाएगी। अब जो सेंटर ऑफ मास एंड स्टेबिलिटी की हम बात करें कि इफ़ अ फोर्स इज़ अप्लाइड, अगर इन सब में फोर्स अप्लाई हो तो विच बॉक्स विल बी द मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सी बॉक्स जो है स्टेबल होगी? अगर हम इसको डिस्टर्ब करें तो ये जल्दी गिर जाएगी, या ये जल्दी, या फिर ये जल्दी गिर जाएगी। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं या जिनसे स्टेबिलिटी बढ़ती है या जिनसे उनको स्टेबिलिटी की ताकत आती है, वो हम अभी देखते हैं। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल इसके मिड में है, और इसका जो वेट है सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ एक्ट करता है, वेट हमेशा नीचे होता है, और ग्राउंड से इसको जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड की तरफ लग रही है। तो जो बॉक्स है इधर वो इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में वो इसलिए है क्योंकि जितनी ग्रेविटी की फोर्स, वेट की फोर्स नीचे की जानिब है, इतनी ही अपवर्ड फोर्स ग्राउंड की जानिब से ऊपर है। तो दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो जाएंगी, तो हम कहेंगे कि वो जो टर्निंग इफेक्ट्स है उनका वो दोनों बराबर हो गया, इसलिए ये टर्न अभी नहीं करेगा, ये गिरेगा नहीं। अब जैसे ही हमने इसको थोड़ी बिल्कुल छोटी फोर्स लगाई
तो इसका जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या जो इसका वेट का जो पोजीशन है वो टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा मुड़ जाएगा। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स जो है वो एक्ट टू रिटर्न द बॉक्स, और वो जो डाउनवर्ड फोर्स है वो लगेगी और वो डाउनवर्ड फोर्स उसको मजबूर करेगी कि वो अपनी जगह पे लौट के वापस आ जाए। तो ये फिर वापस आ जाएगा क्योंकि फोर्स हमने थोड़ी लगाई है। और जब हमने फोर्स लार्जर लगाई, जब हमने उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाई, तो फिर वो ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा। अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये बिल्कुल दूर हो चुका है और जो अपवर्ड फोर्स है वो बिल्कुल दूर हो चुकी है एक दूसरे से। सेंटर के अगर सामने होंगे तो वो बैलेंस रहेगा, अगर ये एक दूसरे से दूर हो गए बहुत तो ये अब जो है अनबैलेंस हो जाएगा। एंड द बॉक्स गोज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो नाउ इट विल फॉल ओवर। अगर बॉक्स को वाइडर बेस होगा, अगर किसी भी बॉक्स का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो उसका बेस है वो वाइडर है, तो फिर उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको या गिराने में या फिर उसको डिस्टर्ब करने में विल बी हार्डर टू टिप ओवर। और उसका अगर वाइडर बेस है एंड लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है देन इट विल बी हार्डर टू टिप ओवर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके करीब है और इसका जो बेस है वो बिल्कुल ज़्यादा है, इस वजह से इसको अब टिप करना, इसको गिराना थोड़ा इस वाले से, फर्स्ट वाले से मुश्किल होगा। If the box is a wider base and a lower center of gravity, then it will be harder to tip over. You can see that it is a wider base and it is a lower center of gravity and it will be harder to tip this guy up. And now we are talking about the scalars and vectors. Forces which have both direction and size are known as vectors. वो चीज़ें जिनको डायरेक्शन भी हो, जिनको मैग्नीट्यूड यानी साइज़ भी हो, तो फिर हम उनको वेक्टर कहते हैं। और रिजल्टेंट जो फोर्सेस का है वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग द वेक्टर्स टुगेदर। अब कितने वेक्टर्स हैं, कितनी फोर्सेस हैं, उन सारी की सारी फोर्सेस को, उन सारे के सारे वेक्टर्स को हम ऐड करके रिजल्ट फोर्स निकालते हैं, यानी रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। रिजल्टेंट फोर्स का दूसरा नाम नेट फोर्स भी है, या उसको हम टोटल फोर्स कहें तो भी गलत नहीं होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स, नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वेक्टर्स टुगेदर। फर्ज करिए एक वेक्टर है 40 न्यूटन का और एक ये वेक्टर है 50 न्यूटन का, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों वेक्टर आपस में ऐड होंगे। 40 + 50 = 90 न्यूटन। अब इस दोनों की जो फोर्स है वो मिलकर 90 न्यूटन की फोर्स बन जाती है। इन द सेम वे अगर इस बाल के ऊपर 40 न्यूटन फोर्स पीछे की जानिब लगे और 50 न्यूटन फोर्स पीछे की जानिब लगे, तो फिर इसकी जो टोटल फोर्स इसको आगे की जानिब लेके जाएगी वो 10 न्यूटन होगी, क्योंकि इस तरफ की राइट साइड की जो फोर्स है वो 10 गुना बैकवर्ड फोर्स से ज़्यादा है। इसलिए ये जो है 50 न्यूटन आगे की जानिब है, तो 10 न्यूटन जो है इसकी रिजल्टेंट फोर्स है, या ये जो 10 न्यूटन है नेट फोर्स है, या फिर ये टोटल फोर्स है जो इसको आगे की जानिब लगेगी। अब जो स्केलर्स हैं, क्वांटिटीज़, जिस तरह आपका मास है, जिस तरह आपका वॉल्यूम है, जिनको साइज़ तो हो या जिनको मैग्नीट्यूड तो हो मगर उनको डायरेक्शन ना हो, तो ऐसों को हम स्केलर्स कहते हैं। जिस तरह मास है किलोग्राम, अब किलोग्राम का कोई डायरेक्शन नहीं है। जिस तरह वॉल्यूम है मीटर क्यूब, अब मीटर क्यूब का 5 लीटर 6 लीटर ये वॉल्यूम है। अब 5 लीटर 6 लीटर वॉल्यूम तो है, लेकिन 5 लीटर कौन से डायरेक्शन में? वॉल्यूम का कोई भी डायरेक्शन नहीं है, मास का कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो जिनका डायरेक्शन नहीं होता हम उनको स्केलर्स कहते हैं। स्केलर्स को हम सिंपली ऐड करते हैं, जैसे हम मैथमेटिकल या जिस तरह हम एडिशन करते हैं, सिंपल अ मास ऑफ 40 किलोग्राम एडेड टू अ मास ऑफ 60 किलोग्राम। 40 किलोग्राम का मास हम 60 किलोग्राम के मास के साथ ऐड करते हैं, तो 40 और 60 मिलकर हमें 100 देंगे। लेकिन ये वेक्टर्स के अंदर कुछ फ़र्क होता है एडिशन का। अब सवाल ये है कि जब वेक्टर्स थे एक डायरेक्शन में या जब वेक्टर्स थे अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी कि पैरेलल थे कुछ ना कुछ, तो हम उनको ऐड करने में कोई मसला नहीं हो रहा था। लेकिन अगर वर्कआउट रिजल्टेंट्स का हमने फाइंड करना हो और जो फोर्सेस हों वो सेम लाइन पर ना हो, ये हम देख सकते हैं इसकी फोर्स इस लाइन में है और इसकी फोर्स इस लाइन में। अब इस किस्म के वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड करें या किस तरह से हम इनका रिजल्टेंट लेंगे, इनके लिए बिल्कुल एक सिंपल सा रूल है। वो रूल जो
इन लाइनों को या इस किस्म की लाइनों को, इस किस्म की फोर्सेस को जो एक लाइन पर नहीं है उनको ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो है पैरेललोग्राम रूल। टू फाइंड द रिजल्टेंट इन दिस सिचुएशन वी अप्लाई द पैरेललोग्राम लॉ और पैरेललोग्राम रूल। इस रूल के अंदर ये होता है कि 30 न्यूटन फ़र्ज़ करें आपकी फ़ोर्स है और 40 न्यूटन फ़र्ज़ करें आपकी फ़ोर्स इस तरफ से आ रही है। अब 30 न्यूटन फोर्स के लिए भी आपने लाइन बनानी है, 40 न्यूटन फोर्स के लिए भी आपने लाइन बनानी है। अब एक न्यूटन लाइन किस तरह, न्यूटन की तो लाइन नहीं बनती, लाइन हमेशा मीटर्स में होती है। फिर हम क्या करते हैं, हम उनको स्केल करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि 1 न्यूटन बराबर है 1 मिलीमीटर के, तो 40 न्यूटन बराबर हो जाएंगे 40 मिलीमीटर के। तो 40 मिली न्यूटन वाली जो लाइन है वो 40 मिलीमीटर की लाइन हो जाएगी। 30 न्यूटन वाली जो लाइन है वो 30 मिलीमीटर की लाइन हो जाएगी। पहला तो हमारा काम ये था कि जो फोर्सेस हैं हम उनको लाइंस में कन्वर्ट करें ताकि हम उनको बाद में ऐड कर सकें। अब ये होगा कि जितनी लाइंस आ गई हैं आपके पास, इस लाइन के अपोजिट में आप दूसरी लाइन बनाएंगे। ये 40 न्यूटन की लाइन है, इस ही 40 न्यूटन की लाइन के बिल्कुल अपोजिट उतनी ही लाइन आपने दूसरी बनानी है। इस 30 न्यूटन की लाइन के सामने बिल्कुल आपने वैसे ही 30 न्यूटन की लाइन दूसरी बनानी है। फिर आपने ये करना है कि x इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टोटल आपने लाइन निकालनी है। फिर आपने उस लाइन को स्केल के साथ मेजर करना है। जो वैल्यू स्केल के अंदर आए वो रिजल्टेंट होगा, वो नतीजा होगा आपकी फोर्स का। तो ड्रा 2 लाइन्स टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड देन कनेक्ट द डायगोनल फ्रॉम x टू y। ये डायगोनल जो है x टू y हम कनेक्ट करेंगे। फिर जो साइज़ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंट है वो बोथ साइज़ एंड डायरेक्शन होगी। तो आपके पास 30 और 40, वैसे अगर हम सिंपली ऐड करें तो 40 और 3 70 होता है, लेकिन वेक्टर्स के अंदर ये 40 और 3 न्यूटन 30 न्यूटन की फोर्स 60 न्यूटन के फोर्स के बराबर होती है। इस तरह से अगर आपका कंपोनेंट अगर हम फाइंड करें इस एरोप्लेन के, आपका जब एरोप्लेन थोड़ा टिल्ट होता है ना, तो उसकी जो मोटर्स होती हैं, ये मोटर्स वर्टिकल फोर्स भी लगाते हैं। वर्टिकल फोर्स का मतलब है ऊपर फोर्स, और हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब है आगे की जानिब फोर्स, यानी कि आगे। तो विच मूव इट फॉरवर्ड एंड लिफ्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है और वर्टिकल कंपोनेंट उसको अपवर्ड की तरफ मूव करता है। रिजल्टेंट जो होता है उन दोनों का वो बीच में होता है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट्स हम इसके देखें तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट है इस एरोप्लेन की मेन मोटर का, जो इस एरोप्लेन को आगे की जानिब मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। एंड फर्दर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।